सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारे करनाल के जिलाध्यक्ष बलविंदर जी, रामपाल जी, नरवाल जी, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं मौजूद हैं, पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों, करनाल में मैंने पिछले दिनों एक बयान सुना था। 13 तारीख को कमल गुप्ता जी जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो ये कह रहे थे कि नए सिरे से करनाल के हवाई अड्डे के लिए सर्वे कराया जाएगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15 साल से करनाल हवाई अड्डे का इंतजार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से करनाल के लोगों को और प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। लगातार बार बार ये वादा किया गया कि करनाल में हवाई अड्डे को कमर्शियल रूप दिया जाएगा, यहां पर कमर्शियल उड़ान शुरू की जाएंगी, लेकिन बार बार कभी सर्वे किया जाता है, कभी कहा गया कि जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तो 8 साल लग गए उनको जमीन का अधिग्रहण करने में। फिर कहा जाता है कि चलो इसकी चारदीवारी दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन उड़ान कब शुरू होगी, इसको कमर्शियल हवाई अड्डे का रूप कब दिया जाएगा, वो आज तक नहीं बताया गया है। 2014 के चुनाव में आए तो ये कहा कि करनाल में हवाई अड्डा बनाएंगे, हवाई पट्टी को कमर्शियल बनाया जाएगा। 2019 के चुनाव में आए तो ये कहा कि करनाल के अंदर हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इसको कमर्शियल बनाया जाएगा, जो हवाई पट्टी है उसको। 2024 के चुनाव में भी, और आप लोगों ने तो क्या कमाल किया कि पहले भी मुख्यमंत्री यहीं से थे, अब दोबारा नए मुख्यमंत्री आए हैं तो वो भी करनाल से ही है, लेकिन दो मुख्यमंत्री और दो बार सरकार बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने करनाल के लोगों के इस सपने को कभी पूरा नहीं किया, ना इसकी तरफ ध्यान दिया। दूसरा एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें इसी सरकार ने 2020 में कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि जो मेट्रो लाइन आ रही है उसको एक्सटेंड किया जाएगा करनाल तक। 2020 से आज 4 साल हो गए, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्या काम किया, जमीन के ऊपर वो प्रोजेक्ट कितना आया कितना नहीं आया, उसके बारे में भी कोई स्पष्ट अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की। और इस प्रोजेक्ट पे बहुत धीमी गति से दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, या ये कहें कि सिर्फ कागजों में काम चल रहा है, जमीन के ऊपर कोई काम किसी तरीके का इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं किया जा रहा है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि करनाल ने बार बार विश्वास जताया, दो बार मुख्यमंत्री दिए, उसके बावजूद भी आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी करनाल के लोगों को यह इंतजार कराएगी। इस तरीके के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स जो सीधे सीधे लोगों की जरूरतों से जुड़े हुए हैं, लोगों की सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, उनसे कितने समय तक भारतीय जनता पार्टी करनाल के लोगों को दूर रखेगी, और क्या आने वाले समय में भी इसी तरीके के हवाई स्वप्न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाए जाएंगे और उनको जमीन पे उतारने का काम पूरा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा ही है और अगर इसी तरह से लोगों के सपनों को चकनाचूर करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार लोग अब तैयार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा की जनता ने मुंह मोड़ने की शुरुआत कर ली है और विधानसभा चुनाव में बची खुची कसर भी पूरी कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का समय, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी वादे इन लोगों ने पिछले 10 साल में किए हैं, जितने काम करने का इन लोगों ने दम भरा है पिछले 10 साल के अंदर, जितनी असुविधाएं पैदा की हैं जनता के लिए, उनको लेकर के अब इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, इनकी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और आम आदमी पार्टी ये काम बहुत शिद्दत से, बहुत मजबूती के साथ करेगी। हम एक एक बूथ पर, पूरे हरियाणा के अंदर एक एक बूथ पर हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए सवालों को हर प्लेटफॉर्म पर पूछेंगे और बहुत जल्द लोगों के बीच में उन रियल मुद्दों को लेकर के पहुंचेंगे जिनके ऊपर हरियाणा की राजनीति होनी चाहिए, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोगों का काम नहीं किया, लोगों के उन मुद्दों के ऊपर सार्थक तरीके से काम नहीं किया। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान का शंखनाद 30 तारीख से करने जा रही है। 30 जून को हम एक महारैली हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं, चरखी दादरी में, जहां पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी आएंगी
और इस अभियान का शंखनाद करेंगे। उसके लिए हम पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अपनी बैठकें आयोजित करके तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब इस अभियान की शुरुआत होगी तो उसका मकसद सिर्फ एक है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे वो एक एक बूथ से, एक एक गांव से, एक एक शहर से, एक एक विधानसभा से, एक एक लोकसभा से, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सवाल आएंगे जिनका इन्होंने पिछले 10 सालों में जवाब नहीं दिया, जिनसे इन्होंने पिछले 10 सालों में मुंह मोड़ के रखा। मैं बलविंदर जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें और उसके बाद आपके कोई सवाल हो तो बोलेंगे। ऐसे आके आपने लगभग हमारे शहर के सारे मुद्दे रख ही दिए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जो हमारे वार्ड के साथ लगता है वो खंडर जैसा प्रतीत हो रहा है। एक 4 दीवारी टूटी थी, उसको रिपेयर करने में इन्होंने 3 साल लगा दिए हैं। और जमीन यहाँ पे सारे किसान देना चाहते थे, इनको जब इतने महंगे रेट हो चुके हैं यहाँ पे लाख लाख रुपए गज हो चुका है, लेकिन ये कौड़ियों के भाव ये जमीन के देना चाहते थे। ऐसे भाव लेके लोग किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अगर ये 8 साल पहले इन्होंने जमीन ले ली होती तो इनको इसी रेट में मिल सकती थी, इतने महंगे दाम ना देने पड़ते। इन्होंने पहले चुनाव में वाकई ये बोला था कि हम जो मेट्रो ट्रेन है वो लेके आ रहे हैं, और दूसरे चुनाव में ये कहने लगे कि मेट्रो ट्रेन वहां तक नहीं, मेट्रो ट्रेन बगड़ी बाईपास तक लेके आएंगे। स्टेशन मेंशन करे थे, आपके अखबारों में आया था, वो भी एक जुमला था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि करनाल वासियों से कि हर बार इनको वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं? मुझे एक भी बच्चा दिखा दीजिए यहाँ पे जो इनकी लगाई हुई इंडस्ट्री में जॉब करता हो। मुझे एक भी बच्चा दिखा दीजिए जो इनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी में वहां पे पढ़ाई कर रहा हो, उसने फर्स्ट ईयर भी कोई कंप्लीट किया हो। तो इन्होंने सारे जुमले छोड़े हैं। जनता पता नहीं कब समझेगी यहाँ करनाल वाली। अब की बार खट्टर साहब का कोई मतलब नहीं बनता था यहाँ से जीतने का, लेकिन फिर भी लोगों ने, ये हमारे लोग भोले बाले हैं, इनको बहकाया जाता है, इनको कहा जाता है कि अगली बार कर देंगे, ये आसानी से मान जाते हैं। आगे हर मुद्दे पे मेरी पत्रकारों से भी निवेदन है कि हर मुद्दे पे हमारे से भी क्वेश्चन करें। मेरे सारे साथी हैं, मैं छोटा सा नेता हूँ, मैंने कभी आप भाइयों को चाहे कितनी भी मित्रता कभी नहीं बोला कि मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछना। आप हमारे से क्वेश्चन पूछते हो तो उनसे भी क्वेश्चन ठोक के करो कि आप करनाल के जो मुद्दे हैं कब हल करोगे। आपके इन सरकारों से आने से पहले जितनी भी हमारे भी यहाँ व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल गई हैं, और इन्होंने सड़कें खोद के दूसरी सड़क बना दी। क्या गलियों नालियों के लिए मुख्यमंत्री बनाया था? मुख्यमंत्री जी अब कहते हैं कि हम मंत्री बन के काम करेंगे। जब आपने एसपी रहते काम किया नहीं तो अब आप एसएचओ बन के काम करेंगे, ये तो बेमानी है। ये लोग भोले भाले समझ जाते हैं, लेकिन पत्रकारों को तो समझाने में जोर लगेगा कि पत्रकार हमारे ज्ञानी है। और शहर के पत्रकारों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अगर ये सोशल मीडिया लोकल ना होता तो ये कुछ भी कर सकते थे। जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पे आप देखते हो कि एजेंडा सेट करके बुलवाया जाता है, यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन करे और उम्मीद करते आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कुरुक्षेत्र में हार की वजह क्या रही? क्या कांग्रेस पार्टी का साथ ना देना था? देखिए, मुझे लगता है कि उसके ऊपर हम एक बहुत विस्तृत समीक्षा बैठक चंडीगढ़ के अंदर कर चुके हैं। बहुत तरीके के फीडबैक्स थे, बहुत चीजें पब्लिक डोमेन में भी आई, सार्वजनिक तौर पे भी आई, और बहुत चीजें अभी भी, कई सारे बयान आप सुन रहे हैं कि अलग अलग कांग्रेस के लीडर्स के भी आ रहे हैं। तो बहुत विस्तृत चर्चा उसके ऊपर चंडीगढ़ में पार्टी ने की, और हम अंत में इस निर्णय पर पहुंचे कि जो भी कारण रहे हो अच्छे और बुरे, उनकी समीक्षा करके हमने जो कमियां थी उनको दुरुस्त करने के लिए कार्यक्रम लागू कर दिया है, और जो हमारी अच्छाइयां रही उसको रेप्लिकेट पूरे हरियाणा के अंदर कर सके उसके लिए भी हमने कार्यक्रम चालू कर दिया है। अब हमारा लक्ष्य ये है, वहां से हम एक सूत्रीय कार्यक्रम लेकर के ये निकले कि अब समय इतना नहीं है कि पीछे जो गलतियां हुई, पीछे जो कमियां हुई, उसके साथ किसी को दोषी ठहराया जाए, उसको लेकर के आगे चला जाए। अब समय सिर्फ इतना बचा है कि हम हर एक बूथ पर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की एक मजबूत फौज तैयार कर सकते हैं। बूथ के वाला तो आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन अगर आप कुछ बता सकते हैं उन्होंने क्या कहा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। पर मैं वही कहना चाहता हूं कि अब समय बहुत सीमित बचा है। जो कुछ बातें पब्लिक डोमेन में कही जा सकती थी वो हम कह चुके हैं, वो सब आ चुका है पब्लिक डोमेन में। समय बहुत सीमित बचा है। हम इस वाद विवाद में अब नहीं पड़ना चाहते कि किसने साथ दिया किसने नहीं दिया, किसने पूरी ताकत के साथ 90 की 90 विधानसभा पर एक एक बूथ पर
हमको अपनी मजबूत फौज तैयार करने का निर्देश पार्टी से मिला है। हम उस कार्यक्रम में लग गए हैं। हर विधानसभा के अंदर मीटिंग्स की जा रही हैं, बड़ी रैलियां आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी और एक एक बूथ पर हमने यही शिक्षा ली है कुरुक्षेत्र से, एक एक बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी की मजबूत टीम खड़ी होनी चाहिए, तब चुनाव में उसको रिजल्ट में तब्दील किया जा सकता है। हम बहुत तेजी से सीखने वाली पार्टी है। ये अभी क्लियर नहीं है कि इंडी गठबंधन होगा। मैं इससे स्पष्ट शब्दों में क्या कह सकता हूं जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि पार्टी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है, एक एक विधानसभा छोड़िए बल्कि एक एक बूथ के ऊपर मजबूत टीम तैयार करने के निर्देश हैं, लोगों तक जाने के निर्देश हैं, लोगों के बीच अपनी विचारधारा को पहुंचाने के स्पष्ट निर्देश पार्टी की तरफ से। पंजाब में भी आपकी सरकार थी, दिल्ली में भी आपकी सरकार थी, दोनों जगह आप हारे हो, क्या कर रहे हैं? क्या बूथ लेवल वहां भी? देखिए, हर जगह पर अलग अलग कारण और जो राजनीतिक परिदृश्य होता है वो हर जगह पर अलग अलग होता है। मुझे लगता है कि मैं हरियाणा के बारे में ज्यादा स्पष्ट तौर पे बता सकता हूं। पंजाब और दिल्ली का जो भी कारण रहा वो वहां की यूनिट्स ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है और वहां के मीडिया में वो बता सकते हैं। आप मुझसे हरियाणा के बारे में जो भी पूछेंगे मैं उसको स्पष्ट बताऊंगा। पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है, क्या कारण है कि आपका और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में एक दूसरे का साथ भी था, लेकिन आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है वो आप ही के खिलाफ खड़े हैं? देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हरियाणा में भी अगर कोई भी मुद्दा होगा तो आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में बहुत मजबूती के साथ हर उस प्रश्न को पूछने जा रही है जो हरियाणा की राजनीति के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए चाहे सामने जो हो उससे सवाल पूछेंगे और मजबूती के साथ सवाल पूछेंगे। वहां भी क्या कारण रहा, उन्होंने क्या प्रदर्शन किया, क्यों नहीं किया, वो अपनी बात जाने, वहां की राजनीति है। लेकिन पानी की जो, एक सेकंड मैं इसका एक बार जवाब दे दूं। पानी की जहां तक आपने बात की, पानी को लेकर के दिल्ली सरकार ने आरोप लगाए थे हरियाणा सरकार के ऊपर कि पानी दिल्ली में पूरा नहीं पहुंच रहा है। हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर इन सब चीजों को लेके, ऐसी राजनीतिक साजिशों को लेके शंका की जा सकती है। उसका कारण खुद भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जब बाढ़ आई थी पीछे तो हम सब ने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी ऊपर से कहती रही कि हमने नहीं कुछ किया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन वीडियोस भी आए, सारे तथ्य भी सामने आए कि जानबूझ के पानी को डाइवर्ट भी किया गया दिल्ली की तरफ और दिल्ली के बैराज को बंद भी करके हरियाणा सरकार की तरफ से जानबूझ के रखा गया। बाद में अधिकारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर रहे थे। तो इसलिए लोगों के मन में यह संदेह जाता है कि गंदी राजनीतिक साजिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उनकी ऐसी सोच है कि राजनीतिक द्वेष के चलते किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ये लगता है कि जानबूझकर भी दिल्ली जाने वाले पानी में कमी की जा सकती है, रोका जा सकता है। और जब अब बाद में तस्वीरें निकल के आ रही हैं तो पता चल रहा है कि हरियाणा के अंदर टैंकर माफिया को खुली छूट हरियाणा सरकार ने दे रखी है, जिसकी वजह से दिल्ली जाने वाले पानी की रास्ते में चोरी होती है बड़े पैमाने पर और वो खुलेआम होती है। सरकार उसको होते हुए देख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कागजी कार्रवाई पूरी करके दिल्ली के करोड़ों लोगों को प्यासा मारने की एक साजिश अगर ऐसी रची जा रही है तो हम उसकी निंदा करते हैं। कि आपके टैंकर माफिया सोनीपत के पास से या आगे से मूनक नहर से पानी लेकर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर हरियाणा की बाउंड्री में कोई बाहर से आकर के अगर वहां से टैंकर भर के ले जाता है तो मुझे लगता है कि नायब सिंह जी को आज की आज इस्तीफा दे देना चाहिए। वो हरियाणा की सीमाओं के भीतर टैंकर माफिया को काबू करने में नाकाम है। अगर वो ऐसा आरोप भी लगाते हैं तो अपनी अक्षमता को बताते हैं, अपने फेलियर को सबके सामने रख रहे हैं। हमें जहां तक सूचना है पूरे सोनीपत से लेके पानीपत तक जगह जगह पर दिल्ली जाने वाली कैनाल में से पानी की चोरी होती है। टैंकर माफिया खुलेआम ये चोरी कर रहा है और इन टैंकर माफिया के सिर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। बिना उनकी सरपरस्ती के ये नहीं हो सकता किसी भी हालत में। कहा कि आम जनता को बीजेपी ने बहलाया फुसलाया है, मगर जनता का आरोप है कि इस बार बीजेपी ने नेताओं को बहलाया फुसलाया है जो उनके पक्ष में खड़े दिखे। देखिए, आप स्पष्ट तौर पे किसी का नाम लेके पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। काफी नेता ऐसे थे जो जिनकी मीटिंग भी हुई। देखिए, मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि आप बलविंदर जी के बारे में तो नहीं कह रहे जो इनकी मीटिंग हुई थी? अरे तो सीधे पूछो यार, हम सीधे सवालों के आदी हैं। देखिए, हमने हमारी पार्टी के संस्कार हैं, हमारी पार्टी के संस्कार हैं कि कोई घर आए तो उसका सम्मान करेंगे, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पूरे जुनून के साथ लड़के धूल चटाएंगे। ये हमारा जुनून है। ये दोनों चीजों को हम समाहित करके चलते हैं। कोई घर आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, कोई राजनीतिक विरोधी होगा सामने टक्कर लेगा तो उसको धूल भी चटाएंगे। हरियाणा सरकार की स्थिति को कैसे देखते हैं
आरोप लग रहे हैं कि अपना में है। देखिए, मुझे लगता है कि अब इसके लिए समय नहीं बचा है, अब बहुत कम समय बचा है और हरियाणा के लोग एक नए सिरे से मैंडेट देने की तैयारी कर रहे हैं। ये इनकी नैतिकता है कि अगर ये अल्पमत में और उसके बाद भी जबरदस्ती सरकार पर काबिज रहना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सोच है। इसी तानाशाही सोच के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ इस बार लोग लड़े थे और उन्होंने जो निरंकुश सरकार थी, मोदी सरकार, उसके ऊपर अंकुश लगा दिया, दोनों हाथों में बैसाखी पकड़ा दी उनके कि अब इसके सहारे चलना है, थोड़ा बार डगमग किया तो गिर जाओगे। तो इसलिए लोगों के विवेक पर हमको किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लोगों पर पूरा विश्वास है कि इस बार जब विधानसभा में सरकार चुनेंगे हरियाणा के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी को उनके किए का सबक जरूर अगर आप SYL का पानी दे देते, अगर आप SYL का पानी दे देते तो आपको नहीं कोई लगता? भी नेता आपका नजर नहीं आया आपके चुनाव में, इंडिया गठबंधन में करनाल में कोई भी नेता आपका नजर नहीं आया। देखिए, सभी जगहों पर 10 की 10 लोकसभा के अंदर सारे कार्यकर्ताओं ने, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और सभी कार्यकर्ताओं ने मदद की इंडिया गठबंधन को यह मुकाम हासिल करने में कि वो हरियाणा के अंदर 5 सीटें जीत पाए। 3 तो बहुत क्लोज मार्जिन सीट्स थी। आप खुद समझ सकते हैं कि उसमें अगर ये गठबंधन नहीं होता तो वो सीटें जीतना मुमकिन नहीं था। इस तरीके से अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन अपने उस मकसद में तो कामयाब रहा कि केंद्र में जो निरंकुश सरकार है उसको अंकुश लगाना था, वो लगाने में हम कामयाब रहे। अब हरियाणा के अंदर भी आम आदमी की सरकार, आम आदमी का राज लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। आपको नहीं लगता SYL का पानी अगर आप दे देते या उस पर कोई बात कह देते तो हरियाणा में आपको उसका फायदा मिलता? देखिए, मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे SYL का? मैनिफेस्टो में हर वो चीज लेकर के आएगी आम आदमी पार्टी जो आम आदमी की जरूरतों से जुड़ी हुई चीजें हैं। हम सब मुद्दों के ऊपर विमर्श कर रहे हैं और क्या हमारा एजेंडा होगा, क्या हम विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दे लेकर के आएंगे बहुत जल्द। आप SYL पे हम अपना स्टैंड बहुत बार क्लियर कर चुके हैं। स्टैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्लियर करना है कि आखिर वो जब भी आपसी बातचीत के जरिए इस तरीके के मुद्दों को सुलझाया जाने का प्रयास होता है तो नरेंद्र मोदी जी ऐसी मीटिंग से एब्सेंट क्यों रहते हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है कि आप तो हरियाणा में आके रैली करके ये कह के गए थे कि पाकिस्तान जा रहा है 70 साल से पानी बह के, मैं उस पानी को लाऊंगा, तो मोदी जी वो पानी लाने में क्यों नाकाम रहे हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं, वो कहते हैं देंगे। भारतीय जनता तो आपकी है सर, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो और अभी 2016 तक पंजाब में किसकी थी? तब बीजेपी की थी, लेकिन अब तो आपकी है। अब आप हरियाणा के लोग हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम इनकी तरह दोगले स्टैंड नहीं रखते कि इनमें से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में क्या कहती है, पंजाब में कुछ और जुबान बोलते हैं, हरियाणा में कुछ और जुबान बोलते हैं। इसी तरह से इन लोगों का चरित्र है ये कि इसके ऊपर राजनीति करते रहना है। हम गूढ़ राजनीतिक विषयों के ऊपर हम राजनीति नहीं करते। गूढ़ प्रशासनिक मुद्दे आपसी बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं, बशर्ते कि घर का जो बड़ा है वो उस बातचीत के अंदर शामिल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो दोनों स्टेट्स को लड़ाए रखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब हरियाणा आए उन्होंने भी कहा कि 15 मिनट का समय सिर्फ प्रधानमंत्री जी दे दें, हम इस मुद्दे के ऊपर बैठ के बात करना चाहते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने, कई साल गुजर गए, आज तक प्रधानमंत्री जी ने वो समय नहीं दिया। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समस्या का समाधान करने में गंभीर नहीं है और 2 स्टेट्स को लड़ा के उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का ऐसा सिद्धांत नहीं। अनुराग जी, आप दिल्ली से मैं पार्टी आपकी आई, कांग्रेस आ गई, पंजाब में भी कांग्रेस आ गई, अब आपने कांग्रेस के साथ एक समझौता कर दिया, गठबंधन कर लिया, इसका क्या फायदा हुआ? देखिए, गांव में जब चुनाव होता है तो 10-10 कैंडिडेट खड़े होते हैं सरपंची के चुनाव के लिए और सब एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर गांव के ऊपर कोई संकट आ जाए तो वो 10 एक साथ इकट्ठे होकर लड़ते हैं या सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं? तो ये देश के ऊपर संकट आया था, लोकतंत्र के ऊपर संकट आया था, उस संकट के साथ लड़ाई करने का समय था, इसलिए सब इकट्ठे हुए थे। अब अपने अपने मुद्दों को लेकर के, अपने अपने विमर्श को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हरियाणा में किस तरह की देखते हो आप ये राजनीति को आगे चुनाव में आने वाले के समय में, किस तरह से क्या झंडे जागते हैं? हरियाणा का बहुत सुनहरा भविष्य है। हरियाणा के लोग बहुत जुनून के साथ अपने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सोचते हैं। हरियाणा के लोग विभिन्न मुद्दों के ऊपर काम करना चाहते हैं। उन्हें बस ऐसी सरकार चाहिए जो उनकी सोच से मेल खाती हो और हमें पूरा यकीन है कि हरियाणा में बहुत जल्द आम आदमी की सरकार होगी जो आम आदमी के मुद्दों को समाधान कर सके। अनुराग जी, आप राष्ट्रीय राजनीति को कवर करते रहे, लेकिन जैसा सरकार बनने के बाद नेता विपक्ष को लेकर विपक्ष एक
मत नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति हो सकता है जिसको नेता विपक्ष की कुर्सी? नहीं, बिल्कुल नेता विपक्ष के ऊपर सबकी सहमति बनेगी, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि स्पीकर को लेके सबकी सहमति बने। सरकार किसको स्पीकर बनाती है उसके ऊपर बहुत कुछ राष्ट्रीय राजनीति में निर्भर करता है, और बहुत सारे दल एनडीए के अंदर ऐसे हैं जो इस बात पर सहमत नहीं है कि स्पीकर लोकसभा के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हो, इसलिए वो अपना दावा भी पेश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि स्पीकर कौन बनता है, उसके बाद विपक्ष के नेता का भी तय कर लेंगे। देखिए, जब राजनीति में है तो राजनीति में सब लोग चुनाव लड़ने के लिए होते हैं, तो मुझे लगता है कि सही समय आने पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा उसका भी हम लोग आपके सामने रखेंगे, पूरा खांचा रखेंगे उसका भी आपके सामने। लेकिन राजनीति में है तो चुनाव लड़ने के लिए, जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए।